हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। हर रोज 6 PM पे हम द हिंदू का एनालिसिस करते हैं और शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स विद रिगार्ड टू एनी टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाली हूँ या फिर कुछ भी, तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। डू लाइक दिस सेशन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। रेलवे बैक्स आउट ऑफ ह्यूमन एरर, क्लेम टॉल क्लाइम्स टू 10। तो जो रेलवे एक्सीडेंट हुआ है वेस्ट बंगाल के अंदर, उसके अंदर कल तक कहा जा रहा था कि ह्यूमन एरर है। क्या कहा जा रहा था? कि ह्यूमन एरर है, कि जो स्पीड है वो मेंटेन नहीं करी गई, जो स्पीड थी वो मेंटेन नहीं करी गई जो रेल एक्सीडेंट हुआ। ठीक है ना? जो गुड्स ट्रेन का ड्राइवर था, उन्होंने स्पीड मेंटेन नहीं करी, स्पीड लिमिट जो थी वो फॉलो नहीं करी। बट अब आज जो कहा जा रहा है वो कह रहे हैं कि इसमें ह्यूमन एरर नहीं, इसके अंदर जो सिग्नल था वो खराब था, एरर था। ह्यूमन एरर कॉज एक्सीडेंट, एक्नॉलेजिंग दैट द ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम वाज नॉट वर्किंग। जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम है वो वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है ना? रेल इंसिडेंट सेड दैट ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम was not working on the route। तो यहाँ पर किसकी गलती हुई? ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम की गलती हुई। एरर किसका हुआ? सिग्नलिंग सिस्टम का एरर हुआ। ठीक है ना? ड्राइवर का एरर नहीं हुआ। उसके बाद सेकंड चीज क्या बोल जा रही है? सेकंड बोला जा रहा है कवच। कवच क्या है? ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। ये नहीं लगा हुआ था। मैंने कल भी आपको बताया था कि अब कवच के बारे में बात होगी। कवच क्या है? ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिससे कि ऑटोमेटिक ब्रेक्स लग जाती है। ठीक है ना? तो रेल इंसिडेंट के बारे में ये हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। वेस्ट बंगाल में ये हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस जो है वो खड़ी हुई थी, स्टेशनरी थी, और उसके अंदर आकर बजी। गुड्स ट्रेन, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में ये एक्सीडेंट हुआ है। राइट। स्टूडेंट मस्ट नॉट बी अलाउड टू स्पोर्ट वेरिएबल्स इंडिकेटिंग कास्ट, जस्टिस चंद्रू पैनल। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। द वन मैन कमिटी headed by retired Madras High Court judge has recommended that the Tamil Nadu government prohibit students in school from wearing colored wristband, rings, or forehead marks that may indicate their caste. It also recommended the removal of caste appellations in the names of schools. अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मद्रास हाई कोर्ट जज के चंद्रू has recommended that Tamil Nadu government prohibit students from wearing things that indicate caste। वो चीज़ें आप नहीं डाल सकते जो कास्ट इंडिकेट करते हो, वो चीज़ें आप नहीं डाल सकते हो। ये बोला गया। ये कमेटी क्यों बनाई थी? कम्युनल टेंशन हो गई थी। शेड्यूल कास्ट वॉज असॉल्टेड, उसके बाद द कमिटी वॉज असॉल्टेड इन 2023। कमिटी फॉर्म्ड। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्कूल्स को भी जो ये कास्ट वाले जो चीज़ें हैं वो दिखाने से और कुछ भी वो नहीं दिखा पाएंगे। वो ये भी ये कमेटी ने रेकमेंड किया। ये तमिलनाडु में हुआ है। मद्रास हाई कोर्ट के चंद्रू ने क्या कहा है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करना चाहिए वो स्टूडेंट्स वेयरिंग थिंग्स जिससे कि कास्ट इंडिकेट होती है। ये पढ़ लेते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट टेक स्टेप्स टू अमेंड तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड इंसर्ट अ प्रोविजन दैट अ सोसाइटी intended to start an educational institution shall not include any caste appellations in the institution's name। तो कास्ट अपील भी नहीं कर पाएंगे, करनी चाहिए। ठीक है ना? ये भी सेकेंड पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है ना? हैज सेड दैट अमेंडमेंट शुड बी मेड टू सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है ना? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन
shall not include any caste appellations in institutions name। मतलब आप कोई भी कास्ट की अपील नहीं कर पाओगे, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में चेंज करने को बोला है। अब क्वेश्चन यहाँ से, ये तो सिर्फ आप रीड ही कर लो, बहुत ही कम एक्सपेक्टेड है वाला क्वेश्चन। यहाँ से स्टेट का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और कमिटी के हेड का नाम एक्सपेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद एडिटोरियल्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं। चलिए अब चलेंगे आगे। अब यहाँ पर G7 जो है, G7 आउटरीच समिट हुई, दैट इज ग्रुप ऑफ 7, जिसके अंदर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो इसका पार्ट है G7 का। और हम ऑलरेडी लिख चुके हैं G7 का पार्ट कौन कौन है। कमेंट कर दो कि किस किस को पता है कि G7 का कौन कौन पार्ट है, ठीक है। अब G7 जो है वो कहाँ पर हुई, इटली में हुई, अपुलिया में हुई, ठीक है ना। अपुलिया में हुई G7 समिट इटली के अंदर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली कौन है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जॉर्जिया मेलोनी सेड इट वाज इंपॉर्टेंट टू स्टेप अवे फ्रॉम द ओल्ड ट्रोप ऑफ वेस्ट वर्सेस द रेस्ट। तो यार देखो, जो ये कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, यूएसए, कनाडा, इटली, फ्रांस, इन सबको हमेशा देखो वेरी प्राउड कंट्रीज की, देखो हम तो डेवलप्ड है, हमने तो लोगों पे राज किया है, हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। दे वर वेरी कॉन्फिडेंट और हम तो एक साथ हैं, ठीक है ना। बट द सेंट, और ये क्या कहते थे कि वेस्ट, हम अपने आप को वेस्ट बुलाते थे। वेस्ट मतलब डेवलप्ड नेशंस, क्या बोलते थे, डेवलप्ड नेशन, कि हम तो बहुत डेवलप्ड नेशंस हैं, बाकी कंट्रीज हमारा कर क्या लेंगी। बट नाउ द नैरेटिव हैज चेंज्ड। क्यों हुआ नैरेटिव चेंज, कोविड-19 की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन की वजह से, यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई, चाइना जो इनके सर पे ऊपर आके बैठ रहा है। दैट सेंटिमेंट एक्सप्लेन्ड इटलीज डिसीजन टू इनवाइट मेनली द ग्लोबल साउथ। अब यहाँ पर दोबारा दोबारा दो टर्म्स यूज करी जा रही हैं, एक तो वेस्ट, वेस्ट किसको कह रहे हैं, ये वेस्ट ये बोलते हैं डेवलप्ड नेशंस को, ठीक है ना। देयर इज अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर किसको, जैसे तुम एक स्कूल में ग्रुप बनाते हो और जब सब सुख शांति होती है उस ग्रुप में तो कहते हैं हाँ हम अपने ग्रुप का कोई नाम रखते हैं, है ना। तो वैसे इन्होंने रखा वेस्ट, जो डेवलप्ड नेशंस है, जैसे यूएसए, कनाडा, ये डेवलप्ड नेशंस है, ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, नाम दिया हुआ है वेस्ट, ठीक है। और ग्लोबल साउथ किसको बोल रहे हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जिसमें इंडिया आता है। ग्लोबल साउथ किसको बोल रहे हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है ना। अब डेवलपिंग कंट्रीज को ये ग्लोबल साउथ बोल रहे हैं। और पहले ये क्या कह रहे हैं उधर कि देखो यार, पहले इनको कोई कदर नहीं थी ग्लोबल साउथ की, पहले ये वेस्ट वर्सेस रेस्ट बोलते थे, बट अब इनको ग्लोबल साउथ की कदर हो गई है। और इन्होंने ब्रिक्स वाली जो कंट्री, मैंने ब्रिक्स आपको बताया ना कि इट्स अ ग्लोबल ग्रुपिंग, इट इज अ इंटरनेशनल ग्रुपिंग है जिसका इंडिया भी पार्ट है। तो वो इन्होंने बुलाया, नोटेबल सच एज ब्राजील, इंडिया, यूएई, टू होल्ड आउटरीच विद 7 साउथ अफ्रीकन कंट्रीज ऑन एनर्जी इशूज एंड टू होस्ट द समिट इन मेडिटेरेनियन Apulia region. The G7 was once hailed as a dynamic group of the world's most developed democracies, where heads of the state would roll up their sleeves once a year to इफेक्ट रियल सोल्यूशंस टू ग्लोबल फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट इशूज, ठीक है ना। तो ये नहीं बात करते थे इन कंट्रीज के साथ। तो एडिटर कह रहा है कि भैया अब इनको बात करनी पड़ रही है। क्यों, कोविड-19 की जो मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट हो गई, रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से इन्फ्लेशन हो गया, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई इन कंट्रीज में। द शेकी इलेक्टोरल फॉर्चून्स ऑफ G7 लीडर्स, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो राइटिस्ट, ठीक है ना, जो लोग कह रहे हैं कि भैया पहले तुम हमारी कंट्री का, अपने लोगों का देखो, माइग्रेंट्स और इन्फ्लेशन, और तुम कह रहे हो यूक्रेन की मदद करनी है, वो बात की बात है, पहले हमको देखो। ये एक शिफ्ट आया है लोगों के अंदर। तो ये भी रीजन है कि इनको वैल्यू पता चल रही है डेवलपिंग कंट्रीज की। जो जॉइंट कम्युनिक का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। जॉइंट कम्युनिक का मतलब क्या है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। अगर आपने ये अपने वोकैब उसमें नहीं लिखा है तो प्लीज इसको लिख लीजिए, बहुत ही ईजी है ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ठीक है। मोर लाइकली और लॉन्ड्री ऑफ लिस्ट, तो अब यहाँ पे इन्होंने एक लिस्ट बता दिया वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की, मोस्ट सेलिएंट। तो ये सब ये बातें कर रहे हैं, मतलब ये कि गाजा में सीज फायर होना चाहिए, यूक्रेन रशिया की वॉर की बात कर रहे हैं। और फिर उन्होंने क्या चीज़ की बात करी है, आईमैक की बात करी है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं, दैट इज इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। किसकी बात करिए, इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, आईमैक के बारे में बात करा है। तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दिस इज अ रिपीटेड थिंग, ठीक है। तो ये सारा रेपिटेशन था, बट एडिटोरियल था तो मैंने पढ़ दिया आपके लिए। द अनाउंसमेंट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स President Joe Biden in May to slap a fresh round of tariffs on range of Chinese imports। अब यार देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो चाइनीज गाड़ियाँ हैं, चाइनीज इलेक्ट्रिक कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती हैं। पता नहीं कैसे वो इतनी सस्ती बना रहे हैं, बट वो बहुत सस्ती बना रहे हैं, इतनी सस्ती बना रहे हैं कि जो डोमेस्टिक मार्केट है यूरोप की और
डोमेस्टिक मतलब जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं कंट्री के, यूरोपियन कंट्रीज के और यूएसए के, दे आर नॉट एबल टू मैच, ठीक है, चाइना का जो प्राइस पॉइंट है कार्स का, ठीक है ना। तो अब ये टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है, अपनी मार्केट तो इन्होंने बचानी है। Siding with Washington, policymakers in Europe are also deliberating having a united front to counter China's pursuit of coercive economic practices. ठीक है, while this may define the trajectory का मतलब क्या होता है? ट्राजेक्ट्री का मतलब होता है द कर्व पाथ, जो ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना। इनके रिलेशनशिप में ऊपर नीचे हो ही रहा है चाइना यूएस के। ट्राजेक्ट्री चाइना यूएस रिलेशन, इट इज नॉट क्लियर दैट द लॉन्ग टर्म कॉस्ट आर गोइंग टू बी। अब यहाँ पर ये क्या है, ये चाइना से पंगे तो ले लेते हैं, राइट, फिर उसके बाद यूएस से जाके कहते हैं कि चलो चलो हम तो दोस्त हैं, ये वो है, ठीक है ना। तो ये चलता रहता है इनका आपस में। बट हाँ, Chinese electric vehicles is a case in point. Given that US imports few EVs from China, the decision reinforces Mr. Biden's pro-union stance and his support for the ongoing efforts of United Auto Works to scale up EV manufacturing domestically. Conceived as preemptive measure, the quadrupling of tariffs from 25% also explains the fear that American Auto Union has. अब यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं, यही जो मैंने बताया कि चाइनीज कार्स जो है, चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं और डोमेस्टिक मार्केट को खतरा है। क्योंकि अगर कैसे है डोमेस्टिक मार्केट को खतरा, ठीक है, ये ए कार है, ठीक है ना, ये आपको मिल रही है 2 लाख की, ठीक है ना, और बी कार है वो आपको 5 लाख की मिल रही है, उसकी स्पेस सब कुछ सेम है। तो आप कौन सी लोगे? आप ये लोगे ना, ये तो नहीं लोगे। और मान लो ये जो 5 लाख वाली है, ये इंडिया में बन रही है या यूएसए में बन रही है, ये चाइना में बन रही है, लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, लोगों को तो अपने पैसे बचाने हैं, दिस इज द रियलिटी। तो वो तो एक कार के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट की गाड़ियां बिकेंगी नहीं, चाइना वालों की बिक रही हैं, वो तो हमारा दुश्मन देश है, इसका वैसे ही फायदा नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्लियर कट बताएंगे क्या होने वाला है, ये दिमाग में रखना कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। when has एक मिनट, हाँ, when has the 2020, अब यहाँ पे 2021 में सेंसस होना था। सेंसस का मतलब क्या होता है? काउंटिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, काउंटिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे 2021 में सेंसस होना था, 2021 में कोविड आ गया तो सेंसस नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद चलते चलाते अब यहाँ पर जो एक एडिटोरियल है, ये कम्प्लीटली प्लेन ओपिनियन है, वो कह रहा है कि अब 2026 के बाद ही होगा सेंसस, क्योंकि 2026 के बाद डिलिमिटेशन भी होना है। द 84th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स दैट द नेक्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज टू बी बेस्ड ऑन द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये हम नोट कर लेते हैं। एटी-4th अमेंडमेंट of Constitution states that next delimitation exercise is to be based on first census after 2026। अब यहाँ पर सेंसस का मतलब तो होता है काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, कलेक्टिंग डाटा ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है ना। डिलिमिटेशन क्या होता है? मार्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है ना। अब जैसे एक जगह है, अगर दिल्ली का एक एरिया है, ठीक है ना, एक ये एरिया है, तो इसके अंदर में भी ये जो पूरा एरिया ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, ये एक एरिया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, ठीक है ना। और फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती हैं उसके लिए एक पर्सन होगा, ये पॉपुलेशन बेस्ड होता है। तो डीलिमिटेशन जो दोबारा होनी है वो 2026 के बाद जो सेंसस होगा उसके बेस पर होनी है। तो ये ओपिनियन ये क्या कह रहे हैं कि अब जो सेंसस है 2021 में हुआ नहीं, अब जाकर ये 2026 में ही होगा। ये ओपिनियन है, बिल्कुल हमें पता होना चाहिए कि 84th अमेंडमेंट जो है, कि जो 84th अमेंडमेंट है वो क्या कहती है, हमें पता होना चाहिए 84th अमेंडमेंट जो है वो क्या कहती है। अब यहाँ पे बात हो रही है H5N1 फ्लू की, ठीक है ना। H5N1 जो है ये एनिमल से ह्यूमंस में पाया जा रहा है, एनिमल से ह्यूमंस में पाया जा रहा है, यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा फैल चुका है। और अब ये डर है
कि ये क्या होगा इसका आगे। द हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 strain has been affecting cattle across several states of US, and for the first time, 3 cases of human infection in dairy farm workers were also reported, raising fears of risk of wider transmission of the virus from cattle to humans. द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, अब यहाँ पे केरला का जो अलापुझा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर वाटर बॉडीज भी हैं, मतलब पानी भी है, रिवर के साइड में लोग रहते हैं, बर्ड्स भी हैं, फार्म्स भी हैं, तो बहुत ज़्यादा एनिमल और ह्यूमंस का इकोसिस्टम वहाँ पर है, और वहाँ पर भी ये फैला हुआ देख रहा है। और वहाँ पे क्रोज, बहुत सारे क्रोज मरे हुए मिले हैं, और उनका कंफर्मेशन ऑफ एंड सब्सिक्वेंट कंफर्मेशन ऑफ H5N1 वायरस इन दिस कार, जो उनकी डेड बॉडीज हैं क्रोज की, उसके अंदर ये वायरस मिला है। तो इसलिए पूरा वर्ल्ड जो है कंसर्न पे है। एवर सिंस इट इमर्ज्ड इन 1996 में इमर्ज हुआ था, हैज रिजल्टेड इन मास किलिंग ऑफ बिलियंस ऑफ वाइल्ड बर्ड्स एज वेल एज फाउल्स। द वायरस jump to some 26 mammalian species, especially cattle, and the now emerging proof that it can infect humans has heightened the threat perception। अब ये क्या कह रहे हैं कि देखो यार, ये 1996 में आया था, ठीक है ना, और 1996 के बाद ये बहुत सारे एनिमल्स के अंदर होने लग गया है, और अब तो और भी बड़ी बात होगी कि एनिमल से ह्यूमंस में भी आने लग गया है, तो इसका डर जो है वो बढ़ गया है। ठीक है जी। उसके बाद H5N1 कुड लीड टू द नेक्स्ट ग्लोबल पैंडमिक। अब ये कह रहे हैं कि H5N1 जो है उसकी वजह से नेक्स्ट ग्लोबल पैंडमिक कोविड जैसा सिचुएशन हो सकता है। Of particular concern are the facts that herd-to-herd transmission of H5N1 is now taking place in US, involving some 12 states, and the virus has been detected in raw milk milking machines। इसमें ये वायरस मिला है। However, the potential for influenza viruses to rapidly evolve and wide geographical spread of signals and more human infection should be expected। ठीक है ना, अब वो कह रहे हैं कि ज़्यादा ह्यूमन इन्फेक्शन जो है इस वायरस से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये वायरस क्या है? H5N1। ठीक है, ये क्या है, इसको क्या बोल रहे हैं? इट इज़ अ हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा H5 का स्ट्रेन है ये। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन फाउंड इन USA। emerged in 1996 में ये वायरस आया था। ठीक है ना, तो ये कौन से किसका स्ट्रेन है? हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। बर्ड से होने लगा, बर्ड से मैमल्स में घुसा, एनिमल्स में, और अब ह्यूमंस में ट्रांसमिशन होने लग गया इसका H5N1 स्ट्रेन का। पहली बार कब आया था? 1996 में। हाउ कैन हिमाचल प्रदेश फाइट अगेंस्ट फॉरेस्ट फायर्स? देखो, पहले हमने अप्रैल में बात करी कि उत्तराखंड के अंदर बहुत ज़्यादा फायर्स लग रही हैं, फॉरेस्ट फायर्स। ठीक है ना, और अब वही काम हिमाचल में हो रहा है। ठीक है ना, Himachal Pradesh is witnessing widespread forest fire across the region. According to Himachal Pradesh Forest Department, there have been a total of 1,684 forest fires since April 15. These fires have damaged a lot of forest land, resulting in significant loss of wildlife. तो यहाँ पर क्या है? अनअटेंडिंग कैंप फायर्स, सिगरेट, कॉमन कॉजेज ऑफ फायर। दीज फायर्स हैव आल्सो सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स इंक्लूडिंग ब्लैक कार्बन। तो ये सब चीज़ें हैं जो वहाँ पर हो रही है। तो हमें याद रखना है कि हिमाचल के अंदर भी फायर्स जो हैं वो लग रही हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एडिटोरियल खत्म होते हैं और वर्ल्ड न्यूज़ पढ़नी है। अब थाईलैंड अप्रूव्स सेम सेक्स मैरिज इन हिस्टोरिक मूव। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Thailand on Tuesday became the first country in Southeast Asia to legalize same-sex marriage in a historic parliamentary vote hailed as a victory by campaigners. The upper house Senate gave final approval to changes to the marriage law, allowing same-sex couples to tie the knot. तो थाईलैंड में same-sex marriage allow। Thailand parliament votes and legalizes legalize same-sex marriage became first country in Southeast Asia to legalize same
सेक्स मैरिज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अलाउइंग, तो लॉ क्या करेगा, अलाउ करेगा कि सेम सेक्स मैरिज के जो कपल्स हैं वो शादी कर पाए। थाउजेंड्स ऑफ इजरायली टर्न आउट ऑफ फॉर एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब नेतन्याहू के अगेंस्ट जो है एंटी गवर्नमेंट, मतलब पीपल डोंट वांट, पीपल ऑफ इजराइल डोंट वांट हिम टू बी द पीएम ऑफ इजराइल एनी मोर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Thousands of Israelis protest against Prime Minister Benjamin Netanyahu government on Monday over the Gaza war and failure to negotiate the release of hostages held in Palestinian territories. Protesters traveled to Jerusalem to rally outside the Israeli parliament and Mr. Netanyahu residence on Monday. ठीक है, ये पता होना चाहिए, कुछ नोट अभी करना नहीं है इसमें। Scientists from India, China, UK develop catalyst to produce cheaper biodiesel. तो अभी हमारे वर्ल्ड की क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम में से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है जो इन्वायरमेंट खराब हो रहा है और जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हीट वेव, कोल्ड वेव, पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, और इसका मेजर जो रीज़न है वो क्या है, पॉल्यूशन है। और पॉल्यूशन कम करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तो एक ऐसी ही चीज़ का नाम है बायोडीजल। तो अब यहाँ पे इन्होंने बायोडीजल बनाया है। अ टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम असम, उड़ीसा इन इंडिया, चाइना एंड यूके हैज डेवलप्ड अ वाटर रेपेलेंट कैटलिस्ट दैट कैन कट द कॉस्ट। रेपेलेंट मतलब जो कम कर सकता है, भगा, कैटलिस्ट मतलब जो चीज़ों को स्पीड अप कर सकता है, समथिंग दैट मेक्स अ केमिकल रिएक्शन हैपन मोर क्विकली, मेकिंग यू फील स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। रेपेलेंट मतलब जो रिपेल करता है, जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट मॉस्किटो को भगाता है, वैसे ही वाटर रिपेलेंट चाहिए होता है बायोडीजल मेकिंग में। तो वो उन्होंने बनाया है वाटर रिपेलेंट कैटलिस्ट दैट कैन कट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्वायरमेंटली बिनाइन प्लेजेंट। जो इन्वायरमेंट बिनाइन का मतलब क्या है, प्लेजेंट एंड काइंड। वो डीजल जो इन्वायरमेंट के लिए प्लेजेंट और काइंड है, प्लेजेंट और काइंड, प्लेजेंट एंड प्लेजेंट एंड काइंड, ठीक है ना। अब यहाँ पर बिनाइन बायोडीजल सब्सटैंशली फ्रॉम द करंट लेवल्स, ठीक है ना। तो जो फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है तो अच्छा है इन्वायरमेंट के लिए। द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द स्फेरिकल सुपर हाइड्रोफोबिक एक्टिवेटेड कार्बन कैटलाइज टू विदस्टैंड वाटर बायो प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल pursued as a substitute for diesel and exhaustible fossil fuel has been published in the latest issue। अब यहाँ पर ये सिस्टम जो है ये कर दिया गया है और ये पब्लिश भी किया गया है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। Superhydrophobic catalyst imitating the anti-wetting or water repulsioning properties of natural surfaces such as lotus leaves are deemed crucial for their ability to prevent poisoning of active sites by water। तो ये सब चीज़ें इन्होंने करी है। इसके अंदर जो कॉस्ट है, बायोडीजल की कॉस्ट आज की डेट में ₹100 और $1.2 पर लीटर है। ये 30 कॉस्ट टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट टू 37 सेंट्स पर लीटर, विच इज सेंट्स पर लीटर, दैट इज सो लेस, राइट। तो बायोडीजल इज अ की प्लेयर इन द क्वेस्ट ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। अगर हमको एनवायरनमेंट को ठीक करना है, आर इनोवेटिव कैटलिस्ट कुड पेव द वे फॉर ब्रॉडर adoption and greener future because it makes the production process more efficient, cost effective, सस्ता बना देता है, environment friendly, तो वो है ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लिखेंगे, ये नहीं लिखना है, ये तो समझाने के लिए था, अब लिखेंगे साइंटिस्ट फ्रॉम असम, उड़ीसा, चाइना and UK developed developed water developed way to make cost efficient biodiesel, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया, developed a water repellent catalyst could cut the cost of producing benign biodiesel substantially। अब यहाँ पर benign का मतलब pleasant and kind, ठीक है ना। chemical reaction happen more
क्विकली। ठीक है ना, तो यहाँ पे कैटलिस्ट बना लिया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि सस्ता हो जाता है ये, बस इतना ही कि क्या बनाया है इन्होंने। एक मिनट, इसमें या थर्ड पॉइंट बनेगा स्फेरिकल स्फेरिकल सुपर हाइड्रोफोबिक एक्टिवेटेड कार्बन कैटलिस्ट, ये इन्होंने, ठीक है, टू विथस्टैंड वाटर बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ डीजल, टू विथस्टैंड वाटर बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। ठीक है जी, तो ये है, हमने बिनाइन और इन सब का मतलब भी लिख लिया, और ये बना है जिससे कि सस्ता बायोडीजल बन सकता है, ये साइंटिस्ट ने बनाया है। ठीक है ना, वाटर रेपेलेंट कैटलिस्ट बनाया है इन्होंने। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा, इसका हमने ज़्यादा डीप डाउन फंक्शन समझने की जरूरत नहीं है, और हम समझेंगे भी नहीं, कोई फायदा नहीं है उसका। चाइना हैज़ 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स से सिप्री, सिप्री की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। इंडियन न्यूक्लियर आर्सनल रीच 172 वॉरहेड्स, हमारे पास 172 वॉरहेड्स हैं और पाकिस्तान के पास 170 हैं। China, on the other hand, has triple that number, 500 warheads in China के पास, some of which are believed to be in high operational alert for the first time, according to Swedish think tank Stockholm International Peace Research Institution. SIPRI also noted that India is strengthening the undersea leg of its nuclear triad, मतलब जो undersea है, sea के अंदर जो हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वो nuclear powered submarine. India's third SSBN, a nuclear powered submarine carrying ballistic missiles armed with nuclear weapons, was reportedly launched in November 21, and fourth is under construction for possible launch in 2024. तो हम submarines बना रहे हैं। submarines क्या होते हैं, जिनको हिंदी में पनडुब्बी बोला जाता है। submarines पानी के नीचे रह सकती हैं। अब अगर वो डीजल सबमेरीन है तो ऑब्वियसली उसकी दो चीजें रहती हैं, एक तो वो नॉइज बहुत ज्यादा मचाएगी, नॉइज से वो डिटेक्ट हो जाएगी, अंडर वाटर रह ही क्यों रहे हैं कि वो डिटेक्ट ना हो पाए। ठीक है ना, और दूसरा क्या होता है, जो डीजल वाली होती हैं उनको आपको फ्यूल के लिए आपको ऊपर आना पड़ेगा बार बार, एंड देयरफॉर आपकी पोजीशन डिटेक्ट हो जाती है। बट जो न्यूक्लियर वाली है वो बहुत टाइम तक अंडर सी रह सकती है, नॉइज नहीं करती है ज़्यादा। ठीक है ना, और फ्यूल के लिए उसको रीफिलिंग के लिए ऊपर बहुत देर बाद आना पड़ेगा। तो सबमेरीन जो न्यूक्लियर रन सबमेरीन होती है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो वो कह रहे हैं इंडिया जो है एक और ऐड करने वाला है। ऑन द सेकेंड SSBN Arighat, it noted that it was launched in November 2017 and underwent advanced sea trials in 2021-22, but that its commissioning into the Indian Navy has been delayed and is now expected in 2024. तो अब यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पता चल रहा है, पहले हमें पता चल रहा है सिप्री, दैट इज स्वीडिश, यहाँ पे सिप्री, सिप्री क्या है, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो सिप्री है उसने क्या बोला है कि अगर हम एक टेबल बना लें, ठीक है ना, ये तीसरा वाला रिक्वायर्ड नहीं था। चलो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इंडिया, चाइना, पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सनल। हमारे पास 170 है, इनके पास 172 है, और इनके पास 500 है। ठीक है ना, ये तो हमें ये पता चलता है, ये हमें चाहिए नहीं था, ये गलती से बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ क्या बताए, वो क्या कह रही है, एक तो ये बात बता दी उसने कि भैया ये करंट सिचुएशन है न्यूक्लियर आर्सनल की। दूसरा वो कह रहे हैं इंडिया वर्किंग ऑन स्ट्रेंथनिंग अंडर सी वेपन्स, जैसे कि उसकी
सबमेरीन, न्यूक्लियर सबमेरीन, ठीक है ना। क्या है वो? SSBN अरीघाट। SSBN अरीघाट जो है लॉन्च्ड इन 2017, नॉट कमीशनड येट, मतलब इंडियन नेवी का पार्ट नहीं बनी है, पर लॉन्च हो गई थी 2017 में, ठीक है। ओके आगे चलेंगे। वुमेन पैनल्स रिसीव 12,600 कंप्लेंट्स इन 2024। कौन सा पैनल? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, उनको कितनी कंप्लेंट्स आई हैं इस साल? 12,600 कुछ करके कंप्लेंट्स आई हैं, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एज फार एज दिस ईयर हैज बीन फ्रॉम उत्तर प्रदेश फॉलोड बाय दिल्ली एंड मध्य प्रदेश। हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कहाँ से रिसीव हुई हैं इस साल? रिसीव बाय टिल नाउ इन 2024 कहाँ से रिसीव हुई है सबसे ज़्यादा? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार से। उसके किस चीज़ से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्राइम्स हुए हैं? राइट टू डिग्निटी, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस, इन सब के सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं। ये जो ऐसे राइटिंग वाले बच्चे हैं ये नोट कर सकते हैं कि क्राइम रेट्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई हैं, बाकी सबको बस ध्यान रखना है। ऐसे पूरे साल का होता तो फिर लिख लेते। CDS रिलीजेस ब्लूप्रिंट फॉर वॉरफेयर इन साइबर स्पेस। Acknowledging that cyberspace has emerged as a crucial and challenging domain in modern warfare, the Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि Chief of Defence Staff कौन है। इस साल भी बहुत सारे पेपर्स के अंदर दिस वाज अ PYQ, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो साइबर स्पेस को कैसे हैंडल करना है, साइबर स्पेसेस, डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स, ये सब जो हैं इसके ऊपर जो अटैक हो जाते हैं डाटा चोरी करने का, ये सब, ठीक है। इन्होंने क्या रिलीज करी? इंडियाज फर्स्ट जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशन ड्यूरिंग अ मीटिंग। The joint doctrine will guide commanders of the armed forces in conducting cyberspace operations. Unlike territorial limits in the traditional domains of warfare, cyberspace is global common. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि टेरिटोरियल लिमिट्स थे कि इंडिया का यहाँ तक है वो है, बट ये जो ग्लोबल वॉरफेयर है ये वर्ल्ड लेवल पर है, इसमें वर्ल्ड को एक साथ आना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा ऐसा कुछ है। अब इसके अंदर हमें क्या लिखना है कि CDS रिलीजेस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल Anil Chauhan releases India's first joint doctrine for cyber space operations। अब जो साइबर स्पेस ऑपरेशंस है उससे क्या मानना है इनका? साइबर स्पेस ऑपरेशंस में इंडिया फर्स्ट ये आ गया। अब ये क्या बताएगा अगर कुछ हो जाता है? जॉइंट डॉक्ट्रिन विल गाइड, लिखेंगे जॉइंट डॉक्ट्रिन विल गाइड commanders of the armed forces in conducting cyber स्पेस ऑपरेशंस। तो साइबर स्पेस ऑपरेशंस हैं वो कंडक्ट करने में हेल्प करेंगे, बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है ना। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। NSAs ऑफ इंडिया और USA जो हैं वो मिले हैं, आईसेट के बारे में बात हुई है, ये सारा हमने कल पढ़ लिया है, तो दोबारा से इट इज रेपिटेशन, तो इसको छोड़ देंगे। मोदी टू ओपन न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस टुडे। नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस नरेंद्र मोदी टू इनॉगरेट नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार, ठीक है ना। कल तक हमें पता चल रहा है कि नालंदा क्या थी, कैसे, क्या इसका हिस्ट्री है, तो अभी हम ये इतना लिख लेते हैं। तो गाइज दैट्स इट। loggery.in पर जा सकते हैं आप इफ़ यू वांट टू बाय वन शॉट्स, इफ़ यू वांट टू। और कम्युनिटी पे मैंने शेयर किया एक बच्चे का रिव्यू, और भी रिव्यूज़ मैं शेयर कर दूंगी।
वन शॉट्स के रिव्यू भी है, एजुगिरी की जो क्लासेस हम ले रहे हैं वो भी, और वो बच्चा बता रहा है कैसे उसने रिवीजन भी करा है। एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे एंड मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो मॉक टेस्ट हैं वो लाइव हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी BLLB PU 3 years एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी 3 years 5 years के मॉक टेस्ट भी हैं। ये सब आपको loggery.in पर मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर कोई लिंक नहीं मिलेगा तो कॉमेंट्स में पूछ भी सकते हो। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक दिस वीडियो, डू कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।